नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाला के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही हो। यदि कोई भी आपको इन वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए, कोई समस्या आ रही है समझने में, तो आप कमेंट पे हमेशा वो आप जानकारी ले सकते हैं मेरे से। तो हमने इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या देखा, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा पाइथन क्या है, पाइथन को हम क्यों इतना यूज करते हैं। उसके बाद हमने बेसिक स्टेटमेंट्स से स्टार्ट किया जो पाइथन में हम यूज करते हैं। हमने देखा किस तरह से वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है। हमने ये भी देखा कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए भी काफी आसान चीज है पाइथन को लर्न करना। और उसके बाद हमने देखा कि कमेंट्स कैसे किए जा सकते हैं, कैसे करके हम इनपुट्स मांगते हैं यूजर से पाइथन में। और उसके अलावा डिफरेंट डेटा टाइप्स भी मैंने उस समय आपको बता दिया था। और उसके बाद कौन कौन से टोकन्स आइडेंटिफायर ऑपरेटर हम यूज करते हैं। फिर हमने कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज किए जो पाइथन में हमारे काम आते हैं। बेसिक हमने सारे कवर कर लिए। उसके बाद हमने देखा कि पाइथन में किस किस तरह के एरर आ सकते हैं। अभी हमने सारे एरर कवर नहीं किए, हमने बेसिक्स एरर कवर किए हैं। बाकी जब हम करते रहेंगे तो हम एरर्स को भी साथ साथ में कवर करते रहेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। मैं आशा करता हूं आपके ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके आपने इजीली ये कर लिया होगा। यदि कोई नहीं कर पाया हो तो मैं इसका सोल्यूशन गिटहब लिंक के थ्रू इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं सिंप्लीफाई अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, यदि हमने इनके ऊपर कुछ फर्दर फंक्शनैलिटी करनी है तो वहां पे हम सिंप्लीफाइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है राउंड। तो राउंड क्या करता है कि यदि जो कोई भी हमारा इंटीजर है तो हम उसको एक राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है, इसमें कह रहा है कि हमें राउंड करना है। राउंड का मतलब कि हमें इसको नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू तक पहुंचाना है। तो 5.6231 का नियरेस्ट क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका नियरेस्ट इन्होंने कहा है 6 होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो क्या होना चाहिए, 5.4 का 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, और यदि मैं मान लीजिए यहाँ पे 5 रखता हूं तो 6 आ रहा है। यानी कि यदि डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो 5 या 5 से ऊपर होगी तो ये इसके नेक्स्ट वाला इंटीजर दिखाएगा। यदि वो कम होगी 5 से तो इसके यही वाला जो फ्रंट वाला है यही वाला वो इंटीजर वैल्यू दिखाएगा। इसके अलावा हम जो राउंड फंक्शन है वो दूसरी तरह से भी यूज कर सकते हैं, जो कि वो दिखाएगा कि नंबर ऑफ हमारे जो डेसिमल पॉइंट है वो हमें कहाँ तक चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे 4.55892 का सेकंड डेसिमल प्लेस तक चाहिए, यानी कि मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए इसका। ठीक है, तो उसके लिए हमने राउंड फंक्शन लिया। राउंड फंक्शन के अंदर हमने 4.55892 डाला और जितने डेसिमल प्लेस तक चाहिए वो हमने डाल दिया। इसी तरह से हम कुछ एक और कर लेते हैं। तो मैं कराता हूँ प्रिंट और कुछ और नंबर ले लेता हूँ। सॉरी, तो मैं राउंड, जैसे ही हम राउंड लिखते हैं तो ये अपने आप प्रॉम्प्ट दे देता है कि राउंड के बारे में। ठीक है, तो राउंड एक नंबर ले रहा है और नंबर ऑफ डिजिट्स जो आपने राउंड कराने हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में तो यहाँ पे आप क्लिक करके ये भी देख सकते हैं, इसको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा। तो बहुत ईजी होता है कोलैब में यूज करना। उसके बाद हम एक ब्रैकेट और डालेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या देना है, नंबर देना है। तो सबसे पहले एक नंबर में देता हूँ, रैंडमली कोई सा भी नंबर देता हूँ मैं। तो मैंने ये नंबर दे दिया है, एक लंबा सा नंबर दे दिया है। अब मेरे को इसको राउंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि मुझे यहां तक का राउंड चाहिए। ठीक है, तो 65 ये नंबर 654 ही आएगा इस केस में। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, आपको पता होगा हम हैश यूज करके कमेंट आउट कर लेते हैं। तो 56541, यदि मैं यहाँ पे 5 लगा लेता, यदि मैं यहाँ पे 5 लगाता तो ये लास्ट के जो 3 डिजिट होते वो आते, क्या आते हैं वो 655। पर ये जो नंबर है ये 1 है तो ये फिर भी सेम आएगा। ठीक है, ये बहुत इजी है समझने के लिए। अगर मैं इसको चेंज करके इसको 5 या 5 से ऊपर कर लेता हूँ, मैं 6 कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो ये होगा, अब ये वाला जो डिजिट होगी ये चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी लास्ट वाली 6, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था। तो ये आ गया 656। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स। तो आपने मैथ्स में कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़े होंगे जहाँ पे हम आई और जे दोनों की वैल्यू यूज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजी होता है। इसके लिए आप कोई भी आप बेसिक 10th 12th की मैथ्स उठा के देख लीजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा। जब हम एक जे फंक्शन का यूज करते हैं किसी इंटीजर के साथ, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ये होता है आई प्लस जे की फॉर्म में।
तो हम इसको यूज करने के लिए, इसको प्रिंट करवाने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। वैसे आपको पता होगा इसके लिए मैथमेटिक्स में जब हम करते थे तो हम मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको पूरा एक मैथमेटिक्स चलती थी, लेकिन जो पाइथन है, पाइथन में बहुत इजी है। आपको बस डिफाइन करना पड़ता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने पैरेंथेसिस लगाई और उसके अंदर डिफाइन कर दिया कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की, तो ये मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और भी दे देते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो पाइथन बहुत ही फास्ट है और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमें रिजल्ट मिल गया। उसके बाद हमारा एक और फंक्शन आता है, वो आता है div mod। div mod में दो तरह के इनपुट होते हैं। ठीक है, अब ये div mod क्या करता है, ये देखता है कि जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है तो उसका क्वेश्चन और रिमाइंडर वो दोनों चीज को देगा ऐसे टपल फॉर्म में। अभी मैं ये बताऊंगा टपल क्या होता है, ये हम आगे चल के बात करेंगे टपल की क्या होता है, पर बेसिकली आप समझ लो एक ये पैरेंथेसिस में बताएगा राउंड ब्रैकेट में कि इसका जो डिवाइजर होगा वो क्या, क्वेश्चन क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं अगर 9 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 4 टाइम आएगा और उसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम पाव फंक्शन यूज करते हैं। पाव फंक्शन जैसे कि हमने पहले देखा था, जैसे हमें किसी चीज की पावर निकालनी हो रही थी तो हम क्या कर रहे थे, हम 2 लिख रहे थे, यहाँ 2 की पावर हम 3 लिख रहे थे और हम ऐसे करके पावर कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये बिल्कुल सही दे रहा है, 2 की पावर 3 8 होता है। लेकिन इससे भी आसान फंक्शन है कि जब हम प्रिंट कर दें या हम डायरेक्टली पाव फंक्शन यूज कर रहे हैं, पाव फंक्शन के अंदर पहले वाले यानी कि जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है, जैसे यहाँ 2 की पावर कैलकुलेट करनी है तो मैं 2 लिख देता हूँ, 2 की पावर कितना 3, तो मैं दूसरे सेकंड वाले पार्ट में लिखूंगा जो पावर होगी 3, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, और दूसरे वाले को मैं पहले एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस हिसाब से हम ये कर सकते हैं, पाव फंक्शन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमें ऐसा करना है कि हमें किसी पावर की मॉड पता करनी है, यानी कि मुझे ऐसा जानना है कि ये कुछ इस तरह का होगा कि मेरे को जानना है 2 to the power 5 और जो ये रिजल्टेंट आएगा इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका मैं मॉड कर देता हूँ मॉड 3। ठीक है, यानी कि इसका मॉड 3 करके मेरा जो रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी एक फंक्शनैलिटी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक पाव के अंदर एक थर्ड वेरिएबल यूज करते हैं। तो हम 3, जैसे मैं सिंपल सेम केस ले लेता हूँ 2 to the power 5 और यहाँ 3 रख लेता हूँ और पहले वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये रिजल्टेंट ये सेम दे दिया। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपको बस लिखना है 2, 5, 3। तो ये सेम चीज ये कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जब हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल, जैसे कि हमने पहले देखा कि हम कोई ए को कुछ वैल्यू दे रहे हैं, बी को कुछ वैल्यू दे रहे हैं, नम को कुछ वैल्यू दे रहे हैं, उसके लिए हम कुछ ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं या फिर हम प्लस यूज कर रहे हैं, माइनस यूज कर रहे हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। आइए इनका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इक्वल्स टू है x इक्वल्स टू 10, ठीक है, और प्लस इक्वल्स टू, यानी कि प्लस इक्वल्स टू है, इसका मतलब क्या है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू x प्लस 5 या x प्लस इक्वल्स टू 5। मैं इसको एक बार आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूं। तो जैसे कि मैं ले लेता हूं a की कोई वैल्यू ले लेते हैं, a की वैल्यू मान लीजिए 5 ले लेते हैं। तो ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसकी वैल्यू है 5। अब मैं लिखता हूं a प्लस, तो a प्लस मैं 2 कर देता हूं, a प्लस इक्वल्स टू 2 कर देता हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रिंट कराता हूं a को, ठीक है। तो ये होगा 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7, यानी कि ये जो a है इसने सेम फंक्शनैलिटी की जो कि हमारा करता है a प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a की जो भी वैल्यू थी उसमें प्लस कर दो 2 को, ठीक है। a की प्रीवियस वैल्यू में आप प्लस कर दो 2 को। तो सेम चीज ये यहाँ पे हमें मिल रही है,
ठीक है। इसके अलावा हम सेम माइनस के लिए भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के लिए भी इसी तरह का यूज कर सकते हैं, डिवाइड के लिए भी, मॉड के लिए भी, पावर के लिए भी, एंड के लिए भी। तो हम हर सारे ऑपरेटर्स इसमें यूज कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, आगे हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर ये वो ऑपरेटर होते हैं जो कि कंपेयर करते हैं वेरिएबल्स को, और जो इनका आउटपुट होता है वो एक बूलियन वेरिएबल होता है। बूलियन वेरिएबल वो होते हैं, बूलियन वैल्यूज वो होती हैं जो केवल दो चीजें प्रोवाइड करते हैं, या तो ट्रू होगा फॉल्स होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि राम और श्याम की एज इक्वल है, तो या तो ये सही बात हो सकती है या गलत बात हो सकती है, यानी कि या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मैं ये कहूँ कि राम श्याम से बड़ा है, या ये सही बात होगी या गलत बात होगी। तो ये सारे ऑपरेटर जो बड़ा, छोटा और क्या कहते हैं, और इस तरह का इक्वल्स टू, ये सारे क्या कहते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ये सारे हमारे आते हैं कैटेगरी में बूलियन ऑपरेटर के। तो ये जो आउटपुट देते हैं वो बूलियन वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो। और पाइथन में एक और बात है, यदि आपको कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना है, जैसे मैं कहूँ मैं a को एक वैल्यू देता हूँ 5, और मैं लिखता हूँ b इक्वल्स टू a। ठीक है, b इक्वल्स टू a लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ b को। तो यहाँ पे b की वैल्यू 5 होगी, और अगर मैं प्रिंट कराऊं a को, तो a की वैल्यू भी 5 होगी, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम हो रही है। लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब हम सिंगल इक्वल्स टू यूज करते हैं तो इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। यदि मैं इसकी जगह b डबल इक्वल्स टू a लिख दूं, ठीक है, तो ये दे रहा है मेरे को ट्रू, यानी कि b इक्वल्स है a के, क्योंकि हमारे पास पहले से b की जो वैल्यू थी, जो मैंने पिछला कोड रन किया था उसमें सेव हो गया था। मैं एक बार आपको फिर से ये वाला कोड रन हो गया था, इस वजह से इसने ले लिया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू b। मैं चेक कर रहा हूँ कि a बराबर है b के या नहीं। ठीक है, तो ये 2 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे b को 4 लिख लेता हूँ, और पहले मैं इस सेल को रन कर लेता हूँ, तो b 4 हो गया और a 5 हो गया, तो ये दोनों इक्वल है, नहीं है। ठीक है, अब मैं ये चेक करता हूँ कि a ग्रेटर है b से, a बड़ा है b से, तो a 5 है और b हमारा 4 है। तो आप चेक कर सकते हैं, 2 कह रहा है, सही बात है। अब मैं कहता हूँ कि a छोटा है b से, तो ये फॉल्स आएगा। अब मैं कहता हूँ यदि a छोटा या इक्वल टू हो जाए b के, तो भी फॉल्स आएगा। और अगर मैं कहूँ a बड़ा या इक्वल टू हो जाए b से, तो भी फॉल्स आएगा। लेकिन यदि मैं इसको 5 रख दूं, तो ये ग्रेटर और इक्वल टू हम कब यूज करते हैं, जब हमें ये देखना होता है कि यहाँ तक की वैल्यू चाहिए हमें। ग्रेटर यानी कि a की वैल्यू अभी 5 मैंने दे दिया है, और b की वैल्यू भी मैंने 5 दे दी है, दोनों की वैल्यू 5 दे दी है। अगर मैं सिर्फ ग्रेटर यूज करूंगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स। लेकिन मैं ग्रेटर और इक्वल टू यूज करता हूँ तो ये आ जाएगा ट्रू, यानी कि हम मल्टीपल ऑपरेटर भी एक सेम उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यदि मेरे को ये देखना है कि ये चेक करना है कि a और b इक्वल नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू, नॉट के लिए हम ये यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो a नॉट इक्वल्स टू b, अभी a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू भी 5 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं b की वैल्यू में चेंज कर दूं और फिर मैं इसको रन करूं, तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कंपैरिजन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंगल वाला जो होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, डबल वाला हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। नॉट इक्वल टू भी मैंने आपको बता ही दिया है, ग्रेटर देन भी बता दिया है, लेस देन भी बता दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने बता दिया है आपको। तो ये सारे आपकी प्रैक्टिस के हैं, एक बार आप फिर से आप चेक कर सकते हैं अपनी तरफ से। अब हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं चेन कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो पाइथन होता है, पाइथन में एक मल्टीपल कंपैरिजन की बहुत खासियत होती है कि वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क को भी वो हैंडल कर लेता है। तो इसके लिए हम क्या चेन मल्टीपल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके का। जैसे मैंने लिस्ट में लिखा कि 1 लेस देन है 2 से और 2 लेस देन है 3 से, तो ये चेन्ड है। ठीक है, और यदि मैं इसको लिख देता ये कि 1 छोटा है 2 से पर 2 बड़ा है 3 से, तो क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स।
एक कंडीशन तो ट्रू होगी लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम कभी इस तरह से यूज नहीं करते हैं पाइथन में, कभी भी कोडिंग में हम इस तरह के अगर हमें कंडीशन देनी है तो हम एंड या फिर और का यूज करेंगे। तो अगर हमें दो चीजें कंपेयर करनी थी तो हम ऐसे करके करते हैं, 1 छोटा है 2 से एंड 2 छोटा है 3 से। ठीक है, तो हम इसके लिए एंड यूज करेंगे, ये चीज सेम होगी। ठीक है, अब हमें अगर इसको एंड में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे एंड लिखेंगे और इसमें यहाँ पे 3 लिख लेंगे, तो ये सेम रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है मल्टीपल चेंज ऑपरेटर। ठीक है, इसके अलावा आप इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, लेस देन भी यूज कर सकते हैं, और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिएगा और का केस क्या होता है। और का केस ये होता है कि ये दो में से एक कंडीशन के तरफ जाएगा, यानी कि अगर दो में से एक कंडीशन भी सही हो जाएगी तो ये उसको ट्रू कहेगा। ठीक है, जैसे कि 1 = 2 है, गलत बात है ये तो, ऐसा तो 1 = 2 तो नहीं होता, लेकिन 2 छोटा है 3 से। तो अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सही हो जाए तो ये और ऑपरेटर क्या दिखाता है, ट्रू दिखाता है, यानी कि दिस और दिस दोनों में से कुछ भी सही हो जाए। अभी देखिए, अगर मैं इसको ऑपरेटर का साइन में चेंज कर देता हूं तो अब क्योंकि ये दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स दिखाएगा, और अगर मैं इसको नॉट इक्वल टू कर देता हूं, यानी कि 1 और 2 इक्वल नहीं है, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो आपने इसमें देखा होगा कि जो और ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर होता है, ये हमें अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से यूज करनी होती है। ठीक है, तो हमें ये बहुत ध्यान से रखना पड़ता है कि हमें कौन सी कंडीशन यूज करनी है और कौन सी कब यूज करनी है। ठीक है, अब तो ये सारे जो थे ये लॉजिकल ऑपरेटर थे, जैसे कि एंड बताया। एंड में ये बताता है जब हमारे दोनों जो रिजल्ट होते हैं वो ट्रू होंगे तो तब हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, यानी कि जब एक केस लेते हैं जब राम और श्याम घनश्याम से बड़े हो, तो इस तरीके का, या फिर इसमें हम लेंगे जब राम श्याम से या फिर घनश्याम से बड़ा हो। जब हम या फिर लगाते हैं तो यानी कि और लगाते हैं, तो उसमें अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और नॉट इसका रिवर्स होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नॉट एकदम से रिवर्स है इस स्टेटमेंट का। अब हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब बिटवाइज हम जो हम एंड लिख रहे थे और लिख रहे थे, इनको हम बिटवाइज ऑपरेटर, कई जो सारे टास्क होते हैं उसमें आप एंड और करके नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको बिटवाइज ऑपरेटर में हम वहां पे यूज कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, हाँ, जैसे एंड की जगह हम ये वाला सिंपल यूज करेंगे जो एंड का हम यूज करते ही हैं, और की जगह पे हम ये वाला सिंपल यूज करेंगे जो कि एंटर बटन के ऊपर होता है। एक्स और की जगह से हम कैप सिंबल यूज करेंगे, नेगेट की जगह हम इन्फिनाइट वाला सिंबल यूज करेंगे, और ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट हम यूज करेंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये बिटवाइज ऑपरेटर है। ठीक है, अभी इसका एक टास्क देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा टास्क है। तो जैसे हमें प्रिंट कराना है ए एंड बी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट में हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं ए और बी को, ए एंड बी को। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या आया, 2 आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले में जब हम प्रिंट करा रहे हैं बिन ए एंड बी को, बिन ऑपरेटर हमारा बेसिकली क्या होता है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमारा ए एंड बी हमारा 2 आया, तो हम 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 10 में। ठीक है, तो ये बेस 10 में आपकी जो वैल्यू होती है वो, यानी कि बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है किसी वैल्यू के लिए हो, तो हम उसके लिए बिन ऑपरेटर यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम सेकंड चीज देखेंगे, जो हमने डबल शिफ्ट यूज किया था। ठीक है, तो डबल शिफ्ट का क्या यूज होता है, ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैं इसके लिए आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये क्या करेगा, ये शिफ्ट करेगा पॉजिटिव इंटीजर को। सबसे पहले ये क्या करता है, 8 को ये ट्रांसफॉर्म करेगा बाइनरी फॉर्म। फिर ये अगर ये इस तरफ का निशान दिखा रहा है तो ये वाला जो फर्स्ट वाला होगा तो ये फिल कर देगा विथ पॉजिटिव 0 बिट, और लास्ट वाला जो क्या होगा, ये रिमूव कर देगा लास्ट मोस्ट बिट। लेकिन यदि यहाँ नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव के लिए क्या करेगा, पहला वाला हटा देगा, ये जो पहला वाला है इसको हटा देगा और इसको यहाँ फिल कर देगा। ठीक है, तो
तो ये होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। हालांकि इसका ज्यादातर यूज नहीं होता, बट ये कुछ फंक्शनैलिटी दी गई है पाइथन में, इस वजह से बतानी बहुत जरूरी रहती है। तो यदि आपको ये ना भी आए तो चलेगा, इनका कभी ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के ऊपर आते हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें जो क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, कि वो एक्चुअली में इक्वल है या नहीं है। तो हम इसमें ट्रू और फॉल्स सेम चीज हम इसमें देख रहे हैं, बट इसमें कंपैरिजन का स्टाइल थोड़ा अलग है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि x इज y, ठीक है, तो x इज y इसका मतलब क्या है? x y है या नहीं है, ठीक है। ये रिटर्न करेगा ट्रू जब दोनों वेरिएबल में सेम तरह के ऑब्जेक्ट्स हो। और मैं कहूंगा x नॉट इन y, यानी कि नहीं होगा y की तरह, जब दोनों में जो वेरिएबल होगा उसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी कि इनकी जो, हालांकि इसमें क्या होता है कि बैकएंड में इसमें एक मेमोरी लोकेशन की जाती है जब भी पाइथन में हम कोई भी इनपुट देते हैं। बट अगर इनकी सेम एक्चुअली में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स जो हमारे क्रिएट होते हैं बेस्ड ऑन मेमोरी लोकेशन होते हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि a equals to 3, a equals to 3, b equals to a। अब मैं लिखता हूँ a is b, और मैं इसको जब रन करता हूँ तो ये देगा ट्रू, ठीक है। यदि मैं b की लोकेशन चेंज, अब मैंने b को दूसरा वेरिएबल असाइन कर दिया तो इसकी लोकेशन क्या है? चेंज हो गई है। पहले इन दोनों ने एक ही मेमोरी लोकेशन यूज की थी। जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल प्रोवाइड असाइन करते हैं तो वो हमारी सेम मेमोरी लोकेशन यूज करता है। अगर इसका मतलब ये है कि हमारी जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है दोनों की, यानी कि अगर ए में आप कोई चेंजेस करोगे तो बी में भी रिफ्लेक्ट होंगे अपने आप ही। अगर मैं ए इक्वल्स टू बी कर देता हूं तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये, इसी वजह से मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी दी है, इसको आप रेफर कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर ये होता है इन और नॉट इन। तो इसको हम जब हम देखते हैं कि कोई चीज इसके अंदर, इनका मतलब क्या है? इन जब हम कहते हैं कि कुछ भी चीज इसके अंदर है या नहीं, वो हमें जानना हो। जैसे कि मैं एक लिस्ट देता हूं और लिस्ट के अंदर कुछ रैंडमली कुछ एलिमेंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने लिस्ट दे दी। अब मैं चेक करता हूं कि 5 इन L, तो हमारी लिस्ट के अंदर 5 है या नहीं है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो हमारी लिस्ट के अंदर 5 है, बिल्कुल है हमारा लिस्ट के अंदर 5, तो इसने क्या दिया? ट्रू। अच्छा, अगर मैं इसमें कह दूं कि 6, हमारी लिस्ट के अंदर 6 तो नहीं है, तो ये फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो आपको अगर मैं इसमें नॉट इन लिखता हूं तो ट्रू दे देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम जाते हैं जो भी लिटरल्स हम पाइथन में यूज करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हमें बिल्कुल याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग में ये लिटरल्स होते हैं, लिटरल्स में जैसे एडुरेका एक लिटरल हो गया, टुडेज हो गया, 1 2 3 हो गया। तो टाइप्स ऑफ लिटरल के बारे में बात करें तो इसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर रखा है हमने 5 कैटेगरी में। एक हो गया स्ट्रिंग, जैसे मैंने आपको बताया था सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में हम जो भी देते हैं वो स्ट्रिंग की तरह मानी जाती है। न्यूमेरिक आपको पता ही है, सिंपल एक नंबर, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो। उसके बाद बूलियन वैल्यू यानी कि जो ट्रू और फॉल्स। उसके बाद स्पेशल नंबर जैसे कि नन। उसके बाद कलेक्शंस, यहाँ पे एक से ज्यादा हम डेटा टाइप को स्टोर करते हैं, जैसे कि सेट, टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक लिस्ट को ऐसा समझ लीजिए ये एक लिस्ट है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हमने मल्टीपल चीजें स्टोर कर रखी हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैं ये भी कर सकता था, इसको मैं अलग अलग स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं फिर लिस्ट प्रिंट कराता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप आ गए। अगर मैं इसमें फ्लोट रखना चाहूँ तो फ्लोट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर हो गया, ये फ्लोट हो गया, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। तो डिफरेंट डेटा टाइप को सपोर्ट करता है ये,
तो ये कलेक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। हम टेक्स्ट 1 लिया हमने दीपक, टेक्स्ट 2 लिया टुडेज। अगर हमें टुडेज लिखना है, एक हमने यही ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस यूज कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने डबल कोट्स यूज कर रखे हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट 1 2 3 ले रखा है, ये मैंने बैक स्लैश यूज करके रखा है, और अगली लाइन पे लिख रहा हूं मैं डूइंग, तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है पूरा, ये एक स्ट्रिंग जा रहा है। ठीक है, और ये मैं हेलो एवरीवन कह रहा हूँ और अगली लाइन पे यहाँ तक जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने ट्रिपल कोट्स यूज कर रखे हैं, देखिए ट्रिपल कोट्स हमने यूज कर रखे हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको रन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कोई कोड में गलती है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसने हमें बताया कि एक गलती है, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं किया हमने। ठीक है, हमने बैक स्लैश तो डाल दिया, लेकिन अब एक बार हम इसको ट्राई करते हैं बैक स्लैश एन यूज करके। ठीक है, तो बैक स्लैश एन भी हमने यूज किया, फिर भी ये हमें एरर शो करा रहा है। बैक स्लैश को हमें यूज करने का, ये अगर हमने कहना है कि हम ऐड कर रहे हैं बैक स्लैश एट द एंड ऑफ ईच लाइन, जब भी हमारी लाइन खत्म हो तो हमें बैक स्लैश देना है। तो ये ऐसे करके ये हमेशा, क्योंकि मैंने आपको अभी एंड करके दिखाया, नेक्स्ट लाइन करके दिखाया था, ये वहां पे भी काम नहीं कर रहा था, और मैं टैब यूज करूँ ये वहां पे भी एरर दिखाएगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारा ये जो स्ट्रिंग है ये कंप्लीट लाइन पे नहीं आया है। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक सिंगल लाइन में लेके जाएंगे। यदि हमें न्यू लाइन लानी ही थी तो हमें इस तरीके से बैक स्लैश एन हमें यूज करना था। तो हाउ, या अब हमने बैक स्लैश एन यूज किया और डूइंग अगली लाइन में आ गया है। ठीक है, उसके बाद हेलो एवरीवन, जब भी हमें कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शन होते हैं, जब हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है, 2 लाइन में स्टेटमेंट लिखनी है, तो हम ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये मैं सिंगल में यूज करता हूँ, एक बार मान लीजिए टेक्स्ट 5 को मैं सिंगल में यूज करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, सेम एरर आया जैसा हमारा ऊपर वाले के लिए आया था। यदि हमारा ये एपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफी एस क्योंकि हमने यूज करना था, इस वजह से हमने ये यूज किया डबल कोट। लेकिन यदि हम डबल कोट की जगह सिंगल कोट से यूज करते तो ये क्या करता, पाइथन प्रोग्राम क्या करता, वो पहले वाले सिंगल कोट से जाता और दूसरे वाले जहां एंड होगा तो उसने इसको एक स्ट्रिंग मान लिया है, फिर उसके बाद इसने यहाँ से पढ़ा और यहाँ से इसने एक अलग स्ट्रिंग मान ली है। तो ये हमें सिंपल से एक एरर शो करेगा। देखिए ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये लास्ट वाला है, क्योंकि ये सिंगल कोर्स शुरू हुआ यहाँ से, खत्म हुआ यहाँ पे, लेकिन ये वाला सिंगल कोर्स शुरू तो हुआ, खत्म नहीं हुआ। इसी वजह से हमने जब भी एपोस्ट्रोफी यूज करनी है, हमें डबल कोट्स का यूज करना है या फिर अलग कोट्स का यूज करना है, ट्रिपल भी यूज कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं। तो ये सारे हमारे आउटपुट आ गए। ठीक है, अब जो एस्केप सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, बैक स्लैश एंड बैक स्लैश की होता है, बैक स्लैश सिंगल कोट होता है, डबल कोट होता है या डबल बैक स्लैश होता है, इसका डिफरेंट यूज है। ठीक है, जैसे कि बैक स्लैश एन का होता है नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर, यानी कि हमें न्यू लाइन देना है, एक पूरी लाइन ही अलग दे देनी है। जैसे कि हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, उसमें बैक स्लैश एन यूज करेंगे, हेलो वर्ड, जैसे हमने ऊपर करके भी देखा, यहाँ पे जैसे हमने बैक स्लैश एन दिया। टी देना है यानी कि हमें एक हॉरिजॉन्टल टैब देना है। अगर हमें बैक स्लैश सिंगल कोट देना है तो इसमें क्या होगा कि हमें वो जो वर्ड होगा ना उसको कंप्लीटली देना पड़ेगा उसके बीच में, जहां पे हमें कुछ कोट्स वगैरह चाहिए उस वर्ड को। जैसे हमने ये एग्जांपल लेते हैं, हेलो हेलो हमने दिया, ये यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रिंग गया, लेकिन मेरे को वर्ड के बीच में भी मेरे को सिंगल कोट्स चाहिए था, उसके लिए बीच में हम ये यूज करेंगे बैक स्लैश। ठीक है, वैसे ही डबल कोट्स का सेम है। ठीक है, डबल बैक स्लैश का क्या मतलब रहता है, जब हमें कोई बैक स्लैश दिखाना ही है अपने उसमें, जैसे हमारा ये वाला केस था, इससे पहले का ये वाला केस, माफ कीजिएगा, ये ऐसा था केस। ठीक है, हाउ यू आर डूइंग, इसमें ये नहीं आ रहा है तो हमें इसमें डबल में बैक स्लैश दे देते हैं। सॉरी, इसमें डबल कोट्स हमें यूज करना पड़ेगा, डबल कोट्स,
फ्लूट डबल क्लोज खत्म, और इसको सेम लाइन में लिखना पड़ेगा। तो अब जाके हमारा जो प्रिंट होगा वो होगा सिंगल बैक स्लैश प्रिंट, जब हम डबल कोट्स यूज करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ इन चीजों के लिए, क्योंकि हम इतना ज्यादा रियल लाइफ में यूज नहीं करते इन चीजों को, हम कुछ ही चीजें यूज करते हैं, तो इस वजह से कई बार थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होना आम बात है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल लिटरल्स देख लेते हैं। तो ये होता है बाइनरी, जब हमें बाइनरी दिखाना है कि बाइनरी कैसे दिखाते हैं, तो हम इस तरीके की फॉर्म में दिखाएंगे। ये बाइनरी टेक्स्ट है। जब हमें डेसिमल में दिखाना है तो इस तरह की, जब हमें ऑक्टाडेसिमल में दिखाना है तो ऐसे करके दिखाते हैं, जब हमें हेक्साडेसिमल में दिखाना है तो ऐसे करके दिखाते हैं। इनका ज्यादातर यूज नहीं होता। वैसे ही फ्लोट का भी सिंपल फ्लोट ऐसे दिखाना है, जब हमें e टू द पावर, ये तो ये इसका ये होता है कि 10 टू द पावर 4 है, ये e की पावर 4 मतलब 10 टू द पावर 4। वैसे ही कॉम्प्लेक्स को हम नंबर को ऐसे दिखाते हैं। ये हमने एक बार पहले ही देख लिया था। एक बार इसको रन कर लेते हैं। तो ये हो गए सारे नंबर। जैसे मैंने आपको बताया, ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर, e की पावर 4 मतलब 10 टू द पावर 4। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा बूलियन लिटरल्स दिस इक्वल्स टू दिस। अब कई बार क्या होता है, हमने कहा 10 इक्वल्स टू ट्रू, तो ये ट्रू दिखाएगा, ये सारे ये फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ असाइन कर रहे हैं कि 10 को मैंने ट्रू दे दिया, 20 को मैंने फॉल्स दे दिया। तो इस तरह से हम बूलियन ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। x को मैंने ट्रू प्लस 10 दे दिया, तो हम इनका इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमने 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स के बेसिस में। और इसके आगे अगर हम बढ़े तो कुछ स्पेशल लिटरल्स होते हैं, नन, जैसे कि ये डिफाइन करने के लिए होते हैं कि जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती। कई बार क्या होता है, जब आप आगे बढ़ेंगे और बड़े बड़े डेटा फ्रेम देखेंगे, बड़ी बड़ी शीट्स देखेंगे, तो कई बार क्या होता है, शीट्स में कुछ वैल्यूज रह जाती है। जैसे आपके पास एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। 1000 स्टूडेंट्स में कुछ बच्चों का आप मान लें उनके पास फोन नंबर नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, उसको खाली तो छोड़ नहीं सकते। तो उसकी जगह हम क्या दिखा देंगे, नन। उसकी जगह हम लिख देंगे नन। ठीक है, हाँ, ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं, इस वजह से यूज करते हैं ताकि हमारे कंपाइल टाइम के समय कोई एरर शो ना हो। ठीक है, तो हमने जो लिटरल्स दिखाए थे, जैसे लिस्ट, मैंने आपको बताया था लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स, लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले मैं लिस्ट के बारे में बताऊंगा। तो लिस्ट में क्या था, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप आ सकता है। ठीक है, यानी कि लिस्ट के अंदर हम इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, और स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, और लिस्ट के अंदर हम दूसरी लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। और ये जो लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, यानी कि लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें हम बदलाव कर सकें, उसको कहते हैं हम म्यूटेबल। ठीक है, जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई, इसमें मैंने लिखा जेम्स 455 24 पेन्स। ठीक है, ये एक लिस्ट बन गई। अब उसके बाद हमने लिस्ट 1 दिखाई। ठीक है, इसमें दिखाइए 355 एंट्री, और उसके बाद पहले मैं लिस्ट प्रिंट कर रहा हूँ तो ये आ जा रहा है, और दूसरे में मैं लिस्ट में इस वाले में ये प्रिंट कर रहा, ऐड कर रहा हूँ, तो हमारी एक नई लिस्ट जनरेट हो जाती है। ठीक है, और वो आ गई ये। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया कि हमारा लिस्ट का फंक्शनैलिटी क्या होती है। उसके बाद आती है डिक्शनरी। ये तो ये बहुत जानकारी वाली चीज है कि लिस्ट हमारे जो म्यूटेबल होते हैं। ठीक है, लिस्ट के बारे में मैं अभी बेसिक बढ़ा रहा हूँ, इसके आगे हम एडवांस में जाएंगे, जहाँ पे हम लिस्ट की सारी फंक्शनैलिटी देखेंगे और बाकी सारी चीजें हम देखेंगे लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम टाइम जो भी पाइथन यूज कर रहा है वो लिस्ट का यूज कर रहा है। तो अभी बेसिक के लिए इतना बहुत है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लिस्ट म्यूटेबल है, और लिस्ट के जो बीच में एलिमेंट होते हैं हम उसको सबसे पहले लिस्ट के लिए, जैसे मैं आपको एक लिस्ट बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट को नाम दे दिया एल इक्वल्स टू, मैं लिस्ट बना रहा हूँ, इसके लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। तो लिस्ट के में सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है, उसके बाद इसके अंदर के एलिमेंट लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ डेटा, एक एलिमेंट लिखा मैंने डेटा, दूसरा साइंस वाला, उसके बाद कुछ नंबर दे देता हूं मैं, एक नंबर भी दे दिया मैंने, एक फ्लोट भी दे देता हूं, फ्लोट भी दे दिया। ठीक है, तो आपको पता ही होगा स्ट्रिंग को हम डबल या सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में दिखाते हैं। तो ये स्ट्रिंग होगी, 3 स्ट्रिंग होगी, एक नंबर हो गया और एक फ्लोट हो गया। ठीक है, तो ये बन के तैयार हो गया हमारी लिस्ट।
अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये बन के तैयार होगी लिस्ट में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें चेक करना है कि ये लिस्ट है या नहीं, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यदि कोई भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी तो वो लिस्ट होगी। तो मैं वैसे इसका एक मेथड होता है टाइप, ठीक है, एक मेथड है इनबिल्ट है। तो टाइप हम चेक करें एल का, तो उसने बताता है कि लिस्ट चाहिए, ठीक है। अब हम जाते हैं डिक्शनरी में। डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर पे चलती है। जैसे आपकी जो नॉर्मल डिक्शनरी से ही ये शब्द निकला है, जैसे कि आप नॉर्मल डिक्शनरी भी खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले आप की चेक करते हैं। जैसे कि आपको कोई वर्ड सर्च करना है तो आप उसके लिए की देखेंगे कि ये वर्ड कौन से पेज में होगा। आपको कैसे पता चलेगा, आप उसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एक बार चेक करेंगे कि ये वाला जो वर्ड होगा एक वाले पेज में होगा। जैसे मैं एक बताऊं, पाइथन हम सर्च कर रहे हैं कि पाइथन का मतलब सर्च करें, तो पाइथन के लिए हमें पी वाले पेज में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पी क्या है, उसका की है, और उसमें बहुत सारे पी से बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे हमें, ठीक है। पाइथन, पेरिस, क्लास, ठीक है, पेरोल, तो बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उसका जो की है पाइथन पी है, ठीक है। तो एक की होगा, की के साथ वैल्यू एसोसिएटेड होंगे, जैसे ताली और चाबी हो गया, ठीक है। तो की होता है, की के साथ बहुत सारे ताले एसोसिएटेड है। तो तालों के अंदर हम रखते हैं सामान अपना, मेन चीज। लेकिन ताला खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, चाबी, यानी कि की चाहिए। तो डिक्शनरी क्या है, की और वैल्यू का पेयर है। इसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा। इसमें हम जो ब्रैकेट्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और इसके अंदर हम की और वैल्यू के पेयर को, एक बार मैं आपको एक डिक्शनरी भी बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने डिक्ट नाम से एक डिक्शनरी बनाई, डिक्ट अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मैं पहले, अब मैं एंटर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक की मैं बनाता हूँ मैं नेम एक की है। मान लीजिए कि एक डेटा है इस ट्यूशन क्लासेस का, जिसमें मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा की, नेम क्या है, की है, ठीक है। और ये क्या है, उसके बाद हम ये डबल डॉट लगाएंगे, ठीक है, जो कि एल के राइट हैंड साइड में दिख जाएगा आपको, ठीक है। डबल डॉट लगाया हमने, और उसके बाद या तो मैं नेम ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं तो ये 4 स्टूडेंट का मैं नाम लिखूंगा, ठीक है। दीपक, कमल, पंकज ले लेते हैं, एक भाई ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये है, की के बाद सेपरेट करेंगे हम, की के बाद वैल्यू, तो ये सारी वैल्यू हुई जो कि इस की है। अब मैं एक और की बनाता हूँ, तो उसको इसमें सेपरेट करने के लिए फिर से हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, इसमें क्लास नाम से एक दूसरी की बनाता हूँ, क्लास, ठीक है। अब इसमें क्लास बनाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि दीपक जो है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, दीपक 2nd क्लास में पढ़ता है, क्योंकि ये इंटीजर हो सकता है क्लास का, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 और 5, ये इनकी क्लास बना दिया। अब मैं बना देता हूँ रोल नंबर बना दिया। रोल नंबर भी मैं एक लिस्ट दे देता हूँ, ठीक है। रोल नंबर भी मेरे को 4 चाहिए होंगे, तो रोल नंबर 23, 45, 67, 8, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ डिक्शनरी, ठीक है। ओके, हमारा कहीं, ओके सॉरी, ये इक्वल टू लगाने की आदत हो जाती है, तो इक्वल टू नहीं लगता इसमें, और ये भी डबल कोट्स में आएगा, ठीक है। तो 3 तरह की किए, 3 की हो गई, 1 2 3 की हो गई, और ये इनकी वैल्यूज हो गई, ठीक है। और यदि मैं इसमें देखना चाहूँ कौन कौन सी, मान लीजिएगा हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है, तो मैं उसमें देखना चाहूंगा कि कौन कौन सी की मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं लिखूंगा डिक्शनरी डॉट कीज, तो मुझे पता चल जाएगी इस डिक्शनरी में कौन कौन सी चाबियां उपलब्ध है मेरे पास। तो मेरे पास 3 तरह की चाबियां उपलब्ध है, और इन चाबियों के अंदर एक या एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लिस्ट में भी हो सकती है, लिस्ट फॉर्म में भी हो सकती है, टपल फॉर्म में भी हो सकती है, इंटीजर में भी हो सकती है, स्ट्रिंग में भी हो सकती है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे,
डिक्शनरी के बाद हम टपल में आते हैं। देखिए टपल में क्या होता है, टपल में कलेक्शन होता है डिफरेंट डेटा टाइप का, यानी जैसे लिस्ट में था डिफरेंट डेटा टाइप, वैसे हम टपल में भी यूज कर लेते हैं। लेकिन ये इम्यूटेबल है, यानी कि इसमें हम चेंज या मॉडिफाई नहीं कर पाते टपल को, ओरिजिनल टपल को हम बदल नहीं सकते एक बार वो बन जाए तो। ठीक है, इसमें जो पैरेंथेसिस यूज होती है वो होती है हमारी स्क्वायर सॉरी राउंड ब्रैकेट। ठीक है, और इसमें सारे एलिमेंट के बीच में हमें एक कॉमा देना पड़ता है, जैसे कि एक ये टपल होगा। ठीक है, अब मैं अगर चाहूँ कि मैं इस टपल में से ये एलिमेंट हटा दूं या इस टपल के अंदर एक और एलिमेंट जोड़ दूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता टपल में, लेकिन ये लिस्ट में पॉसिबल होता है। तो जैसे मैं ऊपर वाला एक बार एग्जांपल आपको लेके देता हूँ। यहाँ से हम लिस्ट और टपल के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। हम टपल भी बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो डेटा टाइप होता है, कई बार जो हमारे पास फाइल्स आती है वो काफी ज्यादा उसमें टपल्स यूज होता है। ठीक है, तो मैं इसमें सिंपल से एक ले लेता हूँ और मैं प्रिंट कराता हूँ लिस्ट को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इससे पहले लिस्ट डॉट अपेंड, अभी मैं लिस्ट को आपको मैंने पहले बताया लिस्ट को कंप्लीटली हम समझाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी मैं फंक्शनैलिटी देख लेता हूँ। ठीक है, लिस्ट डॉट अपेंड, यानी कि लिस्ट में हम एक एलिमेंट जोड़ता हूँ, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, अपेंड का मतलब जोड़ना, तो मैं एक एलिमेंट जोड़ना चाहता हूँ पर, तो हम ओरिजिनल लिस्ट में एक एलिमेंट जोड़ना चाह रहे हैं फिर प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसमें एक ओरिजिनल एलिमेंट जुड़ गया है, यानी कि जब मैंने लिस्ट प्रिंट कराया तो इसमें एक एलिमेंट ऑलरेडी जुड़ गया है। ठीक है, अब मैं इसको पॉप करता हूं, पॉप। ठीक है, पॉप यानी कि एक एलिमेंट डिलीट करता हूं, करवाया, फिर एक एलिमेंट हमने रिमूव किया। ये एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ लिस्ट बनी, लिस्ट में हमने एक एलिमेंट जोड़ा, तो ये उसके बाद ये प्रिंट कराया, फिर मैंने पॉप, यानी कि लास्ट से -1 का मतलब होता है लास्ट वाला एलिमेंट। इंडेक्सिंग ऐसे होती है, ये तो 0 से स्टार्ट होगा, अगर 0 1 2 3, और यहाँ से -1 से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 -4, तो -1 का मतलब लास्ट वाला होगा। अगर मैं इसमें 0 वाला एलिमेंट रिमूव करूँ, ठीक है, तो ये सबसे पहला वाला एलिमेंट रिमूव कर देगा। 0 का मतलब पहला वाला एलिमेंट इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बढ़ते हैं सेट्स की तरफ। ठीक है, तो सेट्स क्या होता है, सेट्स एक तरीके का कलेक्शन ऑफ डेटा ही है। इसमें हम करली ब्रेसेस ही यूज करेंगे जैसा हम डिक्शनरी में करते हैं, लेकिन इसमें की वैल्यू पेयर नहीं होती। और करली ब्रेसेस के अंदर हम इसमें यूज करते हैं, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अनऑर्डर्ड होता है। यानी कि अगर मैंने, जैसे मैंने लिस्ट बनाई थी, इसमें लिस्ट बनाई थी, तो इसका ये जो प्रिंट हुआ सबसे पहली बार ऐसे ही हुआ था, सबसे पहले जेम्स आया, फिर 445, फिर ये सारा कुछ ऑर्डर्ड वाइज हुआ। लेकिन यदि मैं सेट बनाता हूँ, सेट में सबसे पहले मैंने एप्पल लिखा था, लेकिन ग्रेप्स आ गया सबसे पहले, फिर मैंने मैंगो आ गया, फिर बनाना आ गया, फिर एप्पल आ गया। तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया है, ऐसा भी नहीं है कि ये रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, कोई भी ऑर्डर में आ सकता है। नंबर लिख लेते हैं कुछ, फिर रन कर। तो देखिए कुछ नंबर इधर आ गए, कुछ नंबर इधर आ गए। ठीक है, और पहले बनाना हमारा पहले ग्रेप्स आ रहा था, वो ग्रेप्स अभी भी है, लेकिन एप्पल लास्ट में आ रहा था, वो चेंज हो गया। तो हर बार कुछ भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो इसका कुछ पता नहीं है कि ये कैसे स्टोर करता है, लेकिन क्योंकि इसके एक फिक्स्ड मेमोरी नहीं होती, तो इसमें क्या होता है कि जब हम सेट यूज करते हैं तो इंटरनली बहुत ही कम मेमोरी यूज करता है हमारा सिस्टम। अब हम आते हैं अपने मेन चीज में, जो कि होता है डेटा टाइप इन पाइथन। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो वीडियो है वो काफी लंबी हो गई है, तो इस वजह से हम ये वाला जो पार्ट होगा ये हम कल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। यदि आपको यहाँ तक की कोई भी समस्या आए तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बहुत ही एक्साइटेड रहेंगे हम अगले लेक्चर के लिए, क्योंकि हम बनाने वाले हैं एक बेसिक कैलकुलेटर, पाइथन का हमारा जो सबसे पहला प्रोग्राम होने वाला है। और मैं आशा करता हूँ आप अगर मेरी वीडियो को अच्छी तरह फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको बनाने में।